हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी एक्स एक्स मीन्स हेलोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसका नेचर बताना है। ठीक है, तो पता है सी कार्बन है, एक्स हेलोजन है यहाँ पे। अब जो फर्स्ट जो इसमें पॉइंट देखना है आपने वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। ठीक है, अब आपको पता है जो हेलोजन्स होती हैं जैसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है देन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है, एक्स यहाँ पे हेलोजन ग्रुप को ही लिखा गया है कि हेलोजन ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रेटर होती है देन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? पावर टू अट्रैक्ट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट। ठीक है, मतलब जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है ना, जैसे कार्बन और यहाँ पे क्लोरीन, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो इसमें एक जो एटम है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो हेलोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो क्या करता है, जो बीच में जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं दोनों के बीच में, वो क्लोरीन अपनी तरफ खींचने लगता है। ठीक है, अगर अपनी तरफ खींचेगा तो वो क्लोरीन वाली साइड आ जाएंगे ऐसे, और क्लोरीन वाली साइड आ रहे हैं तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करने लगता है। अट्रैक्ट करता है तो उसकी तरफ आ जाता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब ये भी देखना बच्चे, जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से। कितनी होती है? 4। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज़ द चार्ज जनरेट। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एलिमेंट उतनी उस पर चार्ज जनरेट होगा। एंड बॉन्ड बिकम्स पोलर। और अब यहाँ पे बॉन्ड क्या बन रहा है? पोलर बन रहा है। पोलर का मतलब बच्चे वही होता है कि ये चार्जेस डायपोल्स क्रिएट हो गए हैं, यहाँ पे चार्जेस बन गए हैं, इसी को बोलते हैं पोलर। और नॉन पोलर कौन से होते हैं? कंपाउंड्स, जैसे Cl हो गया, इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो बॉन्ड में, तो वो दोनों इक्वली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और वो सेंटर में ही रहेगा, तो यहाँ पे चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे। तो उनको, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर। पोलर कौन से होते हैं? जहाँ पे चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल होने के लिए उसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, अब बच्चे अब साइज़ की बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ देखो, अब ये आपको पता है कि जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, इसमें सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज़ किसका है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का साइज़ स्मॉल होता है क्योंकि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो साइज़ क्या करता है? इंक्रीज़ करता है साइज़। ठीक है, तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है तो इसका साइज़ क्या है? छोटा है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे साइज़ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन का साइज़ तो सेम ही रहेगा। ठीक है, हमने बात करनी है बॉन्ड लेंथ की कार्बन और किसी हेलोजन में, फ्लोरीन में, जैसे क्लोरीन में, ब्रोमीन में और आयोडीन में। ठीक है, अब फ्लोरीन कार्बन का तो सेम ही रहेगा एटम, बट फ्लोरीन का जो साइज़ है वो छोटा होता है, देन उसके बाद क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा और आयोडीन का और भी बड़ा। तो जैसे जैसे ये हम फ्लोरीन से आयोडीन तक जाते हैं तो जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और फ्लोरीन की, ये सबसे छोटी होती है क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। उसके बाद इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी इंक्रीज़ करेगी क्लोरीन की, और आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा कार्बन और आयोडीन की सबसे ज़्यादा है। तो ये ऑर्डर रहेगा कि फ्लोरीन की सबसे कम, उसके बाद क्लोरीन की, फिर उसके बाद ब्रोमीन की, और सबसे ज़्यादा किसकी बॉन्ड लेंथ होती है? आयोडीन की। नेक्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होती है बच्चे? किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? ठीक है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। स्मॉलर इज़ अ बॉन्ड। अब जितना छोटा होगा बॉन्ड उसको तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी है? फ्लोरीन की है, तो फ्लोरीन की एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो वो होगी फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, और सबसे कम होगी आयोडीन की, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा था। जितना ज़्यादा बॉन्ड बड़ा होगा उसको तोड़ने में उतनी आसानी होगी, कम एनर्जी लगेगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी है? कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की। तो ये चीज़ याद रखनी है, स्मॉलर इज़ द बॉन्ड लेंथ, लार्जर इज़ द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी।
अब नेक्स्ट क्या करना है, डायपोल मूवमेंट। बच्चे डायपोल मूवमेंट को न्यू से आप डिनोट करते हो और इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डी। क्यू क्या होता है, चार्ज, डी होता है डिस्टेंस। अब कोई भी डायपोल मूवमेंट है किसी भी एटम का, वो इन दो चीज़ों पे ही डिपेंड करेगा, एक तो चार्ज पे डिपेंड करेगा, दूसरा करेगा डिस्टेंस पे। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है बच्चे, ये देखो डिस्टेंस है या बॉन्ड लेंथ है जो, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। मतलब अब आपको एटम्स ही नहीं दिखते तो उनके अंदर की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो तो बहुत ही ज़्यादा कम होगी। मतलब पिकोमीटर में लेते हैं उसको, बहुत कम होगी। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको नेगलेक्ट करके, तो जो न्यू है, जो डायपोल मूवमेंट है, वो किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज पे। और चार्ज किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। मोर इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज़ द चार्ज जनरेट। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एलिमेंट, उतना ही उस पर चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। तो चार्ज मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इनडायरेक्ट वे में किस पे डिपेंड कर रहा है डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा डायपोल मूवमेंट कार्बन फ्लोरीन की होनी चाहिए, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की, ठीक है, ऐसे होनी चाहिए। बट यहाँ पे बाकी सारा पैटर्न तो सेम होगा। ये रॉन्ग है, ये वाला बच्चे आएगा नहीं ऑर्डर। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन में जब एक्सपेरिमेंटली, ये तो हमने थ्योरेटिकली बताया था ऐसे होता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, तो इसी डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगी। बट जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो कुछ एक्सेप्शन आई। एक्सेप्शन क्या आई कि क्लोरीन की डायपोल मूवमेंट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद होती है फ्लोरीन की और फिर ब्रोमीन और आयोडीन की। तो यहाँ पे बच्चे क्या रीज़न देंगे, यहाँ पे हम ये रीज़न देंगे जो कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया था उस टाइम, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली जब परफॉर्म करके वैल्यू दूसरी आ रही है, ऑर्डर थोड़ा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फैक्टर को लेंगे। और यहाँ पे डिस्टेंस जो फैक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। डिस्टेंस फैक्टर ग्रेटर हो गया, मतलब डोमिनेट कर गया देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इसीलिए क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है, फ्लोरीन का छोटा होता है। तो क्लोरीन की डायपोल मूवमेंट ज़्यादा है देन फ्लोरीन से। बाकी बच्चे ये पैटर्न सेम रहेगा ऐसे ही। तो ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कई बार रीज़न कि बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में से डायपोल मूवमेंट, कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन में से डायपोल मूवमेंट किसका ज़्यादा है और क्यों, ठीक है। तो आप यहाँ पे यही रीज़न दोगे कि यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर जो है डोमिनेट कर गया देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर से, इसीलिए क्लोरीन का जो डायपोल मूवमेंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। नेक्स्ट करेंगे प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड मीन्स RX, ठीक है। तो सबसे जो पहला मेथड है वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब कोई भी हैलोजन ग्रुप ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने से पहले। तो सबसे पहले हैलोजिनेशन अगर करवानी है तो किन के ऊपर करवाएंगे हम, एल्कीन के ऊपर, है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एल्काइल हैलाइड चाहिए। तो R ग्रुप तो हमारे पास होना चाहिए ना पहले। तो ये R ग्रुप है। एग्जाम्पल जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है हैलोजिनेशन हम करनी है हमने। तो यहाँ पे हम X2 ऐड करेंगे, मतलब Cl2, F2 या फिर Br2 या I2, कोई भी हैलोजन ग्रुप ऐड करेंगे। उसके बाद इस पर हम सनलाइट यूज़ करेंगे। Hµ मीन्स सनलाइट, सनलाइट डालेंगे रिएक्शन में। उसके बाद अब जो दोनों में जो रिएक्शन होगा वो किस टाइप का होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा एल्काइल हैलाइड। तो ये 4 स्टेप्स हैं। तो यहाँ देखना है रिएक्शन कैसे हुई है। हमने मीथेन लिया, ठीक है। मीथेन पे X2 का मतलब यहाँ Cl2 ऐड किया, इसमें Hµ ऐड किया सनलाइट। तो यहाँ से क्या होगा, एक H यहाँ से और ये Cl एक यहाँ से, ये रिमूव हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से और Cl यहाँ से रिमूव हो गया। CH3 बच गया यहाँ पे और एक Cl, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से क्लोरीन ऐड करेंगे, फिर से HCl रिमूव होगा यहाँ पे, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर CH2 और Cl2 आएगा। फिर क्लोरीन डालेंगे, फिर HCl रिमूव करेंगे, CHCl3 हो गया। फिर क्लोरीन डालेंगे तो ये H भी रिमूव हो जाएगा और 4 क्लोरीन, मतलब 4 स्टेप्स होंगे। 4 स्टेप्स में एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक एक क्लोरीन ऐड होगा। तो लास्ट में 4 हाइड्रोजन हट के 4 क्लोरीन ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये रिएक्शन थी। बट जो ये मेथड है इसका एक ड्रॉबैक है। क्यों,
बिकॉज इफ़ वी वांट टू गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, कि अगर हम इनमें से कोई एक सिंगल, मान लो हमें सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट चाहिए या हमें सिर्फ ये प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का। क्योंकि ये जो स्टेप है क्लोरीन, अब क्लोरीन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती रहेगी लास्ट तक, ठीक है, और वो अलग से अलग प्रोडक्ट बनाती रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से इसका एक ड्रॉबैक है कि हमें अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट चाहिए तो वो हम नहीं ले सकते यहाँ से, इस रिएक्शन से। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल करके देखते हैं प्रोपेन की। अब ये तो बच्चे सिंपल एक कार्बन की थी, ठीक है, एग्जांपल। अगर 3 कार्बन्स हो, मतलब प्रोपेन अगर हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें क्लोरीन ऐड करेंगे, लाइट डालेंगे, सनलाइट, तो यहाँ से HCl रिमूव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लोरीन, तो यहाँ पे अब हमें क्या, अब तक किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकती है, क्लोरीन ऐड हो सकती है, या फिर इस पोजीशन पे भी ऐड हो सकती है। अगर इस पोजीशन पे ऐड होगी क्लोरीन तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, CH2 बचेगा और Cl यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अगर क्लोरीन सेंटर में अटैक करती है तो सेंटर में क्लोरीन आएगा, यहाँ पे एक H यहाँ से निकल के एक सेंटर में क्लोरीन लगेगा। अब यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 2 आइसोमर्स बन रहे हैं, मतलब, ठीक है। हमें वही है, हमें सिंगल प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा ना, यहाँ पे भी आइसोमर्स मिल रहे हैं 2। ये 1 क्लोरोप्रोपेन है और ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, सेकंड पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या, ये जो 2 क्लोरोप्रोपेन वाला प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट, मतलब ज़्यादा में ये वाला मिलता है, ये मिलेगा कम अमाउंट में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है, ठीक है, वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ उसका बॉन्ड है एक दूसरी कार्बन के पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्राइमरी हो गया ना रेडिकल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ा था आपने, तो ये फर्स्ट डिग्री रेडिकल हो गया, मतलब सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है। बट यहाँ पे ये कार्बन जिसके साथ क्लोरीन लगा है ये 2 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया। तो यहाँ पे ये वाला ज़्यादा, अब आपको भी पता है कि सबसे स्टेबल टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ये होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होगा देन प्राइमरी से, तो इसलिए जो सेकेंडरी बनता है वो मेजर होता है प्रोडक्ट देन प्राइमरी, देन इससे 1 क्लोरोप्रोपेन से। अब इसका मैकेनिज्म करना है। मैकेनिज्म क्या है, ये तो मेन रिएक्शन है कि मीथेन में क्लोरीन डाली, सनलाइट डाली, इसमें से एक HCl रिमूव हो गया और वहाँ पे CH3Cl बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया। अब इसका इनिशिएशन स्टेप, सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि जो क्लोरीन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो ये रेडिकल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप क्या है, प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे वही मीथेन CH4, इसको खोल के लिख लिया है CH4 को, ठीक है। और ये जो रेडिकल यहाँ पे बना था ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एक HCl, ये वाला HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे CH3 एक फ्री रेडिकल बन गया। अब ये वाला फ्री रेडिकल फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से वही रेडिकल बनेगा, एक क्लोरीन इसके साथ अटैच होगी और एक फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों फिर से रिएक्ट करेंगे, फ्री रेडिकल और ये, ठीक है। बस इसको कुछ नहीं है, इसको इन्होंने खोल के लिखा है, CH2H ऐसे लिख दिया खोल कर, क्लोरीन को नीचे लगाया है, ठीक है। तो यही वाला सेम प्रोडक्ट है ये। जब इसका क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा ये, तो इसमें से ये वाली HCl रिमूव होगी और बाकी ये सारा फ्री रेडिकल बचेगा यहाँ पे। अब फिर से यही लेना है और उसी में फिर से क्लोरीन ऐड होगी, ठीक है। क्लोरीन ऐड होगी यहाँ पे, तो क्लोरीन ऐड होगी तो एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बच गया, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है, सेम है। फिर से ये दोनों रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ पे Cl2 को ऐसे लिख लिया इन्होंने, ठीक है, और H को खोल के लिख लिया है और ये Cl ऐसे ही। फिर से यहाँ से HCl रिमूव होगा, ठीक है, यहाँ फिर फ्री रेडिकल बन गया, फिर ये ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर इसमें से HCl रिमूव होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, CHCl3, यहाँ पे HCl रिमूव नहीं होगा बच्चे, ठीक है, सिर्फ यहीं पे होगा। तो यहाँ पे फिर वही CHCl3 बन गया। अब 4 बार क्लोरीन ऐड, 4 हाइड्रोजन थे तो चारों के 4 हाइड्रोजन हट के 4 क्लोरीन लगेंगे, तो एक बार और रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो एक बार और रिएक्शन करवाया तो HCl रिमूव हो गया, ये फ्री रेडिकल बना, फिर से इसने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, CCl4 बन गया, ठीक है। तो 8 बार होगा ये रिएक्शन, 8 स्टेप्स होंगे। एक बार HCl रिमूव होगा, दूसरी बार क्लोरीन ऐड होगा,
फिर HCl रिमूव होगा, फिर क्लोरीन ऐड होगा, फिर HCl रिमूव होगा, फिर क्लोरीन ऐड होगा, ठीक है। तो यही रिएक्शन प्रोपेगेशन है। तो जो ये रिएक्शन है चलता ही रहेगा अगर टर्मिनेशन ना आए। तो थर्ड जो स्टेप है वो है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में जैसे ये दोनों फ्री रेडिकल, जो रिएक्शन है कब रुकेगा, जब दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे, ठीक है। दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिले तो क्लोरीन बनेगा। एक बार मिथाइल रेडिकल और क्लोरीन मिला तो मिथाइल क्लोराइड बन गया। दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल मिले तो मीथेन बन गई, ठीक है, सॉरी इथेन बन गई। तो यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप होगा, ठीक है। प्रोपेगेशन में तो रिएक्शन चलती ही जा रही है, क्लोरीन ऐड होती जा रही है और रिएक्शन होती जा रही है। टर्मिनेशन का मतलब रिएक्शन का स्टॉप होना कब होगा, जब दो फ्री रेडिकल्स आपस में मिलेंगे। तो ये था बच्चे। अब कुछ नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो फर्स्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन, मतलब कौन सी हैलोजन अगर ऐड करेंगे तो फास्ट रिएक्शन देगी। तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट फ्लोरीन के साथ होता है रिएक्शन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। आयोडीन का सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन होता है। अब ये यहाँ पे इसी को आगे हम करेंगे एक्सप्लेन। अब जैसे ये मिथाइल है, मीथेन है, मीथेन में आयोडीन ऐड करी है, ठीक है, तो मिथाइल आयोडाइड बना। तो ये रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, मतलब रिवर्स कर जाता है ये रिएक्शन। मतलब ये प्रोडक्ट बना, अगर थोड़ी देर भी ये रह गया तो ये फिर से इसी में चेंज हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम इसमें क्या ऐड करते हैं, HiO3, ठीक है। HiO3 ऐड करेंगे तो ये आयोडीन में चेंज हो जाएगा और वाटर में, और रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड नहीं होगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, सो if we want that the reaction goes only in forward direction then we add HiO3 in the reaction so that iodine is formed, ठीक है। वही है जो मैंने अभी समझाया आपको कि ये वाला रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर हम चाहें कि रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो और सीधा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तब हम उसमें ये ऐड करेंगे, ठीक है। थर्ड जो नोट है वो है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्केन। अब एल्केन कौन सा ऐड करेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा। अब मैंने टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। जब एक जो ये कार्बन है सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है और बाकी हाइड्रोजन है तो उसको प्राइमरी बोलते हैं। जब ये दो से अटैच होगा तो इसको सेकेंडरी बोलेंगे। जब 3 कार्बन से अटैच होगा तो टर्शरी बोलेंगे। और टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और जब सबसे फास्ट रिएक्शन जब टर्शरी के साथ रिएक्ट होगा तो वो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। उसके बाद है स्वार्ट्ज रिएक्शन, यहाँ पे SWAR आएगा, RZTS, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, फ्लोरीन की फॉर्मेशन होती है। इस टाइप से भी कर सकते हैं हम कि अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, और उसमें सिल्वर फ्लोराइड डालते हैं, क्योंकि हमें ये F चाहिए तो F वाला कोई मॉलिक्यूल डालेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही क्विक रिएक्शन है। AgBr जो है इसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और यहाँ पे मिथाइल फ्लोराइड हमें रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट मिल जाएगा। या फिर हम मर्क्यूरिक फ्लोराइड भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। तो इतना ही सफिशिएंट है आज के लिए। थैंक यू सो मच।